हम परवरिशे लौहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। डीडी उर्दू के खास प्रोग्राम मंजर पस मंजर में मैं आपका दोस्त मोहम्मद अनस फैजी आपको आदाब करता हूँ। लफ्ज़ों से ज़ाफ़रान की खुशबू न जाएगी, लफ्ज़ों से ज़ाफ़रान की खुशबू न जाएगी, गालिब का शेर मीर का लहजा तो मैं भी हूँ। दोस्तों, हम जानते हैं कि कलमकार या तख्लीक़कार जो है किसी भी समाज का सबसे हसास फ़र्द माना जाता है। वो अपने अंदरूनी ज़ात के अलावा बैरून ज़ात के जो मसाइल हैं, यानी समाज में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं या वो समाज को जिस तरह से देखता है उसको अपने कलम के ज़रिए सब लोगों तक पहुँचाता है। वो मुआशरे को बेहतर करने की कोशिश भी करता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम कलमकारों को या ऐसे तख्लीक़कारों को उनकी हौसला अफजाई करें, उनको एजाज़ से नवाजें। दिल्ली उर्दू अकादमी गुज़िश्ता कई दहाइयों से दिल्ली के कलमकारों को एजाज़ से नवाजती है। इस साल भी दिल्ली उर्दू अकादमी ने दिल्ली के मुख्तलिफ कलमकारों को उनकी कोशिशों पर सराहा। दिल्ली उर्दू अकादमी के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर शहफर रसूल ने एवार्ड तकरीब के सिलसिले में अपने ख़यालात का इजहार किया। ये एक रिवायत है कि उर्दू के जो बड़े अदीब हैं, जो मुख्तलिफ़ असनाफ़ में बहुत अहम काम कर रहे हैं उर्दू अदब में, उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं। इससे लिखने वाले की हौसला अफजाई भी होती है और उसका चर्चा भी होता है, उसकी शोहरत भी होती है, जिसका उसको हक़ है, जो होनी चाहिए। इसमें एक अवार्ड है बहादुर शाह ज़फ़र अवार्ड, जिसमें 1.5 लाख रुपए, एक सनद, एक शॉल और एकेडमी का मोमेंटो पेश किया जाता है। ये ऑल ओवर इंडिया में से कोई किसी बड़े अदीब को लाइफ टाइम अचीवमेंट के तौर पर उसके ये अवार्ड दिया जाता है। दूसरा अवार्ड है ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफ़ी अवार्ड। पंडित ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफ़ी दिल्ली के थे, बड़े अदीब थे उर्दू के, उनके नाम से मौसूम है ये अवार्ड और ये किसी दिल्ली वाले को दिया जाता है, दिल्ली के अदीब को। दिल्ली से बाहर के लोगों को ये नहीं दिया, लेकिन ये बराबर रकम के अवार्ड है, बराबर अहमियत के अवार्ड है। इसके अलावा एक शायरी का अवार्ड दिया जाता है, एक ड्रामे का अवार्ड दिया जाता है, एक तख्लीक़ी नसर का अवार्ड दिया जाता है, ट्रांसलेशन का अवार्ड दिया जाता है। नाज़रीन, मुश्तबा हुसैन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने अपनी तहरीरों के ज़रिए न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम जो है वो बुलंद किया है, एक पहचान मुसल्लम की है। इस बार का कुल हिंद बहादुर शाह ज़फ़र अवार्ड मुश्तबा हुसैन को दिया गया। हमने मुश्तबा हुसैन से बात की। तंज़ो मिज़ा के 2 जुमले लिखना बड़े मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल, अगर सही मानों में देखा जाए तो। तंज़ो मिज़ा के सिलसिले में ये कि हमारे बड़े अहम लोग यहाँ से गुज़रे हैं, चाहे रशीद अहमद सिद्दीकी हों, फितरत बुखारी हों, बाद में ज़ाहिर है कि मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी जैसा बड़ा नाम हमारे दरमियान पैदा हुआ। और ज़ाहिर है कि इसमें बहुत से नाम इसमें आते हैं। भाई इब्ने इंशा भी हैं, कृष्णचंद्र भी हैं, राजेंद्र सिंह बेदी ने भी मिज़ा लिखा। हमारे यहाँ ज़िंदगी में जो ऊंच नीच हो रही है उसके लिए तो तंज़ो मिज़ा निगारी बहुत ज़रूरी है, उसके बयान करने के लिए। हमारे बहुत अहम फ़िक्र तौसवी हमारे यहाँ जो कॉलम निगार थे, कॉलम निगारी ने बड़ा फ़रोग़ पाया यहाँ कि भाई वो चाहे चिराग हसन हसरत हों या फितरत हमारे फ़िक्र तौसवी हों, जो बहुत अच्छे लिखने वालों में जिनका शुमार होता था। इन लोगों ने एक बड़ी रिवायत, बहुत अहम, ख़ास तौर पे मैं इब्ने इंशा का नाम लूँगा, जो ज़ाहिर है कि बहुत बड़े शायर भी थे और नसर निगार भी थे और सफ़रनामे भी बहुत लिखे। मैंने अपनी ज़िंदगी में 4 यानी मतलब मेरे गोशे हैं समझिए, जो कॉलम निगारी से शुरू किया मैंने सफ़र अपने ज़िंदगी का, और मुझे ये तक मालूम है कि कब मैंने मिज़ा निगारी शुरू की। साहब, अब उस ज़माने में और आज के ज़माने में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। हम लोग बड़े पुराना जो क्लासिकल लिटरेचर है वो हमने ज़रूर पढ़ा है। मैं तिलिस्म होशरुबा भी आप कहिए या आबे हयात कहिए, या हमने क्लासिक्स को पढ़ा बहुत से। तो उनके क्लासिक्स को जब तक आपको ज़बान और ज़बान पे कुदरत ना हो, तंज़ो मिज़ा नहीं लिखा जा सकता। तो ज़बान पे सबसे पहले अबूर जो है ज़बान आना चाहिए। इस बार का पंडित ब्रिजमोहन दत्तात्रेय कैफ़ी अवार्ड डॉक्टर फिरोज़ दहलवी साहब को दिया गया। डॉक्टर फिरोज़ दहलवी दहलवी तहजीब के नुमाइंदा कलमकार माने जाते हैं। उनकी तहरीरों ने हमेशा लोगों को अपनी तरफ मुतासिर किया है। हमने
डॉक्टर फिरोज दहलवी साहब से अवार्ड मिलने के बाद उनके तासुरात जाने। कि पंडित बिजमोहन दातात्रेय कैफ़ी फ़नाफिल उर्दू थे। उन्होंने जितना काम उर्दू के लिए किया है, बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक के बाद वो दूसरे शख्स हैं जिन्होंने उर्दू के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। और वो पाकिस्तान चले गए थे ताकि वहाँ जाके उर्दू की खिदमत करें, मगर वहाँ पर बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने कहा कि आप दिल्ली जाइए, वहाँ आपकी ज़रूरत है। तो इतनी बड़ी अजीम शख्सियत के नाम से मंसूब अवार्ड मेरे लिए बड़े फ़ख्र व मसर्रत की बात है, और मैं इसके लिए उर्दू एकेडमी के तमाम अरबाब व हल्लो अक़्द का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझको इसका अहल समझा। साहिल लुधियानवी ने कहा था कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तख्लीक का जो सिलसिला है वो सदियों से चला आ रहा है। तख्लीककारों को आवाम ने पजीराई दी, उनको पसंद किया, लेकिन दोस्तों आवाम के साथ साथ हुकूमतें भी जो तख्लीककार हैं, कलमकार हैं, या वो तमाम लोग जिन्होंने मुख्तलिफ़ मैदानों में कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं अपने कलम के ज़रिए, अपनी किसी तख्लीक के ज़रिए, हुकूमतें उनको नवाजती रही हैं। और हमें लगता है कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और हुकूमत इस बात पर फ़ख्र भी महसूस करती है। तो उर्दू अकादमी का इस बार का जो तीसरा अवार्ड है, यानी अवार्ड बराए तख्लीकी नसर, वो डॉक्टर खालिद जावेद साहब को दिया गया। इस बार का उर्दू अकादमी का अवार्ड बराए ड्रामा जो है डॉक्टर सईद आलम साहब को दिया गया। सईद आलम साहब जो हैं ड्रामे के ताल्लुक़ से किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, और फिर अगर ड्रामे के ताल्लुक़ से बात की जाए तो मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि ड्रामा एक मुश्किल सिर्फ इसलिए भी है कि पहले उसको लिखा जाता है, उसके बाद उसको परफॉर्म किया जाता है। तो हम सईद आलम साहब को ही मुबारकबाद देते हैं और उनसे उनके तासुरात जानते हैं कि उनको कैसा महसूस हो रहा है। देखिए, उर्दू ड्रामे की सूरत हाल अच्छी है। अगर आप उसको आम लोगों के बीच ले जाना चाहें तो लोग उसे देखना पसंद करते हैं। ज़बान की अपनी बहुत बड़ी खूबी है, ये ज़बान सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर मसला ये है कि उसको सिर्फ़ उर्दू वालों तक महदूद न किया जाए, या किसी किस्म की ये जहनीत न पैदा की जाए कि उर्दू ड्रामों का देखने वाला एक मखसूस सेक्शन है, कुछ मखसूस लोग हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप उर्दू ड्रामों को गैर उर्दूदां लोगों के बीच ले जाते हैं और उर्दूदां लोगों के बीच भी ले जाते हैं तो ये अभी भी उतना ही मकबूल है जितना आज से 50 बरस पहले हुआ करता था। उन लोगों की बहुत ज़्यादा शिरकत रही है जिसकी वजह से मैं आज इस लायक हुआ हूँ कि उर्दू एकेडमी का इतना शानदार अवार्ड जो है वो पाने का मुस्तहक ठहरा हूँ। दोस्तों, खुशी होती है, ख़ासकर जो ज़बान व अदब से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं उन्हें ख़ास तरह का एहसास होता है जब तख्लीककार जो हैं उनको हुकूमत एजाज़ से नवाजती है, और नवाजना भी चाहिए, उनकी एक कोशिश होती है। तो अभी हमने देखा कि उर्दू अकादमी दिल्ली ने किस तरह से मुख्तलिफ़ कलमकारों को जो है एजाज़ से नवाजा, ये एक खुशी की बात है। और अब हम चलते हैं एक ख़ास तख्लीककार की तरफ। आपको मालूम ही है कि पूरी दुनिया में अगर किसी शायर को सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, सबसे ज़्यादा समझा जाता है, या लोग सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो वो एक ही नाम है, और वो नाम है मिर्ज़ा गालिब का। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और आप जानते हैं गालिब को हमसे रुखसत हुए 150 साल से भी ज़्यादा का वक्फ़ा हो चुका है। उसके बावजूद गालिब जो हैं हमारे और आपके दिलों में राज करते हैं। इस बार 150 साला तकरीबात में गालिब की वफ़ात की, गालिब के मज़ार पर हम पहुँचे और वहाँ हमने देखा कि जो गालिब को चाहने वाले लोग हैं उन्होंने खिराज अक़ीदत पेश किया, गालिब के मज़ार पर गुलपोशी की गई, और गरज ये कि गालिब को याद किया गया। और हम आपको बताएं कि गालिब को याद करने वाले लोगों में डॉक्टर रज़ा हैदर, जो गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, वो मौजूद थे। मशहूर उर्दू स्कॉलर जिनका गालिब पर बहुत अच्छा काम भी है, प्रोफेसर शमीम हनफी साहब जो हैं वो भी वहाँ मौजूद थे। उसके अलावा और दूसरे उर्दू दां, उर्दू ज़बान व अदब से गालिब से मोहब्बत रखने वाले लोग जो हैं वो भी वहाँ गालिब को याद करने के लिए मौजूद थे।
आज का दिन हम सब के लिए बड़ा तारीखी दिन है और पहली मर्तबा शायद दिल्ली के तमाम इदारे के लोग गालिब की 150वीं बरसी के मौके पर यहाँ जमा हुए और बहुत ही पुरवकार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें 25 से ज़्यादा स्कॉलर्स ने गालिब के ताल्लुक से अपने ख्याल का इज़हार किया। आज के इस जलसे की खासियत ये थी कि हमने काफी अरसे के बाद आज मज़ार गालिब पर गालिब को एक पुरवकार तरीके से याद किया, उन्हें अक़ीदत पेश की। देखिए आज गालिब की 150वीं बरसी का दिन है, तो जी चाहता है ये कहने का कि गालिब जिस ज़बान के शायर थे, अगर गालिब का एहतराम वाकई दिलों में मौजूद है तो उस ज़बान को महफूज़ रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि गालिब का मसला जो था वो यही था कि एक ऐसे मुल्क जहाँ इतने मज़ाहिब हैं, इतनी कौमें हैं, इतनी ज़बानें हैं, वहाँ सबको किस तरीके से बराबर की एक सतह पर रखा जाए और एक नज़र से देखा जाए। गालिब ने हमें रवारी का बर्दाश्त का दूसरे को बर्दाश्त करना और दूसरी चीज़ ये है कि एक रोशन नज़री इंसानों में तफरीक न करना किसी तरह की, इसका दर्स दिया था। और इस लिहाज से गालिब का शुमार दुनिया के बड़े शायरों में करना चाहिए जो छोटे मकासद के लिए दुनिया को नहीं देखते, बल्कि ये दुनिया को देखते हैं कि एक ज़मीन एक ख़ानदान है, उसमें बसने वाले एक गुंबे फर्द हैं, उनमें कोई अलग अलग कौमें, अलग अलग पोशाक, अलग अलग खाना पीना, अलग अलग रवाज, इन सब के बावजूद इंसानी सतह पर सब एक है। दोस्तों, गालिब दुनिया के वो वाहिद शायर हैं जिन्हें बच्चे प्यार से चचा कहा करते हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुना, हम लोग भी जब छोटे थे तो गालिब को चचा के नाम से पुकारा करते थे। इससे गालिब के तई जो बच्चों की मोहब्बत है उसका भी इज़हार होता है। और इस बार जब हम गालिब के मज़ार पर पहुँचे तो वहाँ पर कुछ स्कूली बच्चे भी मौजूद थे जिन्होंने गालिब के मज़ार पे गुलपोशी तो की ही, उसके साथ साथ गालिब का जो कलाम है उसको अपनी खूबसूरत और प्यारी प्यारी आवाज़ में जो है उसे गाकर सुनाया। तो आइए उन बच्चों से भी बात करते हैं कि वो गालिब से कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं मोहम्मद सैफ़ आज गालिब की 150वीं योम वफ़ात पर गालिब एकेडमी में गज़ल सराई का एक मुकाबला हुआ जिसमें मैंने भी एक गज़ल सुनाई जिसके अशार हैं ये। दर्द मिन्नत का शे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ, दर्द मिन्नत का शे दवा ना हुआ। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिसका फिर पे दम निकले, उसी को देख कर जीते हैं जिसका फिर पे दम निकले।
दोस्तों ये बच्चे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल स्कूल के। बच्चों ने अपने मुशाहिदात का इजहार करा, अपनी मोहब्बत का इजहार गालिब के तई किया और ये हमारी खुशनसीबी थी कि उस स्कूल के एक बहुत लायक उस्ताद मुदर्रिस डॉक्टर फरहान बेग साहब से भी हमारी बातचीत हुई और हमने फरहान बेग साहब से जानने की कोशिश की कि जब वो ख़ासकर गालिब को बच्चों को पढ़ाते हैं तो किस तरह का माहौल रहता है क्लासेस के अंदर, और दरस व तदरीस में गालिब की जो अहमियत है उसे आप किस तरह से देखते हैं। तो फरहान बेग साहब ने भी अपने तासुरात का इजहार किया। मैं चूँकि बच्चों को पढ़ाता भी हूँ और सिलेबस में गालिब रहता ही है। गालिब एक ऐसा शायर है जो 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक कई मकाम पर आता है, कई हैसियत से भी शामिल है, मकतूब निगारी है, उनकी शायर की हैसियत से भी मौजूद है वहाँ पर। तो चूँकि आवाम में और हमारे समाज में गालिब को दूसरे शायरों के मुकाबले में ज़्यादा हैसियत दी गई है। उनके गज़लों को कई सिंगर ने, कई गुलकार ने गाया भी है, तो इस वजह से हमारे बच्चों का रुझान गालिब की तरफ भी ज़्यादा रहता है। जब हम उनसे प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं कि आप अपनी तरफ से किसी भी शायर की कोई गज़ल का इंतखाब कीजिए और हमें सुनाइए, तो वो आम तौर पर, जैसे आजकल ज़माना है सोशल मीडिया का और यूट्यूब को सर्च करते हैं, तो उन्हें आम तौर पर गालिब की गज़ल ही मिलती है, वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो जब हम अपने प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं ये देखने के लिए कौन सा बच्चा बेहतर परफॉर्म कर सकता है, तो उसके लिए हम बच्चों को आज़ाद छोड़ देते हैं इस बात के लिए कि आप ये देखिए कि आपको कौन सा शायर पसंद है और किस शायर की गज़ल को आप बेहतर तरीके से कह सकते हैं। तो हमने ये पाया है अपने तजर्बे में कि ये बच्चे गालिब को ही ज़्यादा तलाश करते हैं, गालिब की गज़लें ही इन्हें ज़्यादा पसंद आती है। दोस्तों गालिब को याद करने का सिलसिला जो है वो कमोबेश पूरी दिल्ली में जारी रहा। हमने देखा कि गालिब एकेडमी और गालिब के मदार पर किस तरह से गालिब को याद किया गया और उसके साथ साथ गालिब इंस्टीट्यूट में भी गालिब को याद करते हुए एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। वहाँ पर भी गालिब के चाहने वाले जो हैं वो मौजूद रहे, उन्होंने भी अपने ख़यालात का इजहार करा। हमने कुछ लोगों से जानना चाहा कि उनकी नज़र में गालिब क्या हैं और मौजूदा दौर में यानी आज गालिब की क्या अहमियत है, वो गालिब को किस तरह से देखते हैं और समझते हैं। है कि गालिब याद से मुताल्लिक़ जो अहम निकात हैं या उसके अहम पहलू हैं उनकी तरफ लोगों ने तवज्जो की है और जो मकाले पढ़े जा रहे हैं उनका ताल्लुक़ भी ज़ाहिर है कि उन बातों से भी है जो पहले कही जा चुकी हैं और उन बातों से भी है जो कही तो गई हैं लेकिन उनको नए सिरे से नई तहक़ीक़ की रोशनी में पेश करने की कोशिश की गई है। तो मैं समझता हूँ कि गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से जो ये सेमिनार हो रहा है वो इस ताल्लुक़ से ज़रूरी था कि हम 150 साल के बाद ज़ाहिर है कि हम गालिब तनक़ीद को, गालिब तहक़ीक़ को याद करें और फिर गालिब की शख्सियत ज़ेर बहस इसी बहाने आ जाएगी। फ़िल्मी दुनिया ने भी गालिब को उसी तरह से अपनाया। ये 1954 की बात है जब गालिब पर पहली फ़िल्म मिर्ज़ा गालिब के नाम से आई और वो फ़िल्म सोहराब मोदी जैसे डायरेक्टर ने बनाई जो तारीख़ी फ़िल्मों के लिए अपने काम में यकता थे। सोहराब मोदी की इस फ़िल्म को पहला कौमी एजाज़ मिला, ये बहुत बड़ी बात थी। उस फिल्म की एक स्पेशल नुमाइश की गई जिसमें जो जवाहरलाल नेहरू जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे उनकी फरमाइश पर वो फिल्म दिखाई गई थी। और वो फ़िल्म देखने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने सुरैया जो उसकी अदाकारा थी उनसे कहा कि आपने तो गालिब को ज़िंदा कर दिया, उनकी रूह को ज़िंदा कर दिया। पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, हर जगह फ़िल्मी दुनिया से वाबस्ता लोगों ने डॉक्यूमेंट्रियाँ बनाई, उन पर दस्तावेज़ी फ़िल्म बनाए। इसी तरह से अच्छे अच्छे किरदार लोगों अदा करने वाले कामयाब हो गए। गालिब का किरदार अदा करके नसीरुद्दीन शाह की एक पहचान पूरी बन चुकी है बतौर गालिब। उन्होंने गुलजार के ड्रामे में जिस तरह का किरदार अदा किया लोग देखते हैं। इस दौर में ऐसी तब्दीलियाँ करते हुए माहिरीन फ़न या दीगर वो अशख़ास जिनको पढ़ने पढ़ाने का शौक़ था कतराते थे, बल्कि अहले ज़बान भी इसको ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। लेकिन मौलाना ने उर्दू की बदलती सूरतों पर अपनी गिरफ्त और नज़र बीनी से इसको महसूस कर लिया कि आइंदा ये सूरत ज़बान व अदब की जीनत बनेगी और इस तब्दीली को आपने ख़ुद पसंद किया और एक हतमी उसूल की तरह इस तदवीन में इस पर अमल भी किया। और इसी तरह फ़न तदवीन और तरतीब में जिद्दत तराज़ी नुदरत नीज़ उर्दू की नुमायाँ तब्दीलियों पर गहरी नज़र का सबूत दिया। मौलाना अर्शी के मुताबिक इसी तरह ये कोशिश भी रही कि मुरक्कबात इजाफ़ी और तौसीफ़ी में हमज़ा या ज़ेर ज़रूर इस्तेमाल किया जाए, इल्ला ये कि या बतौर अलामत मौजूद हो। मुफ्ती मोहम्मद अनवारुल हक ने नुस्ख़े हमीदिया के मुतालिक लिखा
कोट इस नायाब किताब को महफूज रखने का शर्फ कुतुब खाने हमीदिया भोपाल को हासिल है। यह तो यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि यह दीवान यहाँ क्यों कर पहुँचा, लेकिन तारीख़ किताबत और मोहरों वगैरह से इतना पता चलता है कि ये गालिबन रईस वक्त नवाब गौस मोहम्मद खां साहब के बेटे मियाँ फौजदार मोहम्मद खां साहब के लिए लिखा गया था, अनकोट। इसके बाद मुफ्ती मोहम्मद अनवारुल हक ने गालिब के ताल्लुक से जो कुछ लिखा वो खुद एक नई बहस का मौजू साबित हुआ। इस ताल्लुक से ज्ञानचंद जैन के मारूजात मुलाजा हूँ। अर्शी साहब ने हाशिया का से मुराद है नुस्ख़े भोपाल और आखिर का के ज़माने के बारे में जो फैसले किए थे वो उस मफरूज़े पर मबनी थे कि ये सब गालिब के कलम से हैं। अब अर्शी साहब भी मानते हैं कि बदनुमा ख़त के इजाफे किसी और कलम से हैं। मुझे यकीन है कि डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ का मजमून पढ़ने के बाद वो भी जानने लगे होंगे कि नस्तालीक ख़त की इस्लाहें और इजाफे भी गालिब के कलम से नहीं, महज लिखावट से कातिब की तायीन अदबी मुहक्किक भी पूरे वसूख से नहीं कर सकता। अर्शी साहब ने जब नुस्ख़े भोपाल का मुताला किया तो अव्वल तो उस वक्त उनके सामने गालिब की दूसरी तहरीरें न थीं कि मुकाबला कर सकते, उन्हें महज जहनी तस्वीरों पर भरोसा करना पड़ा। दूसरे उनके जहन पर मुरत्तबे नुस्ख़े हमीदिया का फैसला हावी होगा कि पूरा हक़ को इजाफा गालिब के कलम से है, अनकोट। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से लोगों ने अपने महबूब शायर मिर्ज़ा गालिब को याद किया। जब कभी मिर्ज़ा गालिब की बात होती है तो मुझे रशीद अहमद सिद्दीकी जो उर्दू के मशहूर नक्काद हैं, उनका एक जुमला भी याद आता है। उन्होंने कहा था कि मुगलिया दौरे हुकूमत ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी हैं, नंबर 1 उर्दू, नंबर 2 ताजमहल और नंबर 3 मिर्ज़ा गालिब। तो ये एक ऐसा एजाज़ है जो वाकई बड़ी खुशनसीब लोगों को ही हासिल हो सकता है। और अब हमने अगर बात की मुगलिया दौरे हुकूमत की, तो हम जानते हैं कि मुग़लों की आमद के साथ साथ हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहज़ीब जो है उसको भी उरूज हासिल हुआ। अकबर के ताल्लुक़ से कहा जाता है कि उन्होंने एक ऐसे मज़हब की शुरुआत की जिसमें हिंदू मुस्लिम या हिंदुस्तान के सभी लोग जो हैं आपस में मिल के रहें। तो मुगलिया दौरे हुकूमत से मुराद वो दौरे हुकूमत जब पूरा हिंदुस्तान जो है सोने की चिड़िया कहलाता था। तो दोस्तों इस बार मुगलिया दौरे हुकूमत को याद करने का ये मुख्तलिफ और बड़ा खूबसूरत सा अंदाज़ जो है वो एक ड्रामे के ज़रिए याद किया गया। मशहूर ड्रामा निगार सईद आलम साहब की हिदायतकारी में ये ड्रामा पेश किया गया और इसका जो दिलचस्प पहलू था वो ये था कि कुछ कॉलेज के बच्चे जो हैं वो बनफ्से नफीस खुद बहादुर शाह जफ़र के पास पहुंचते हैं और बहादुर शाह जफ़र से मुलाकात होती है। बहादुर शाह जफ़र जो हैं सन्स ऑफ बाबर यानी बाबर की जो औलादें हैं जो मुगलिया बादशाह गुजरे हैं उनसे मुलाकात कराते हैं। तो बड़ा दिलचस्प रहा हमारा भी उन तमाम जो मुग़ल बादशाह हैं जो सन्स ऑफ बाबर हैं उनसे मुलाकात करना, और हम आपके लिए ख़ास लेकर आए हैं कुछ झलकियाँ इस ड्रामे की। तो देखिए, महसूस होइए और हाँ बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा। बहादुर शाह जफर मेरा अली साहब वापस क्यों नहीं चले जाते काबुल या समरकंद? क्योंकि हिंदुस्तान में जंगें फैसला कुन होती हैं। फतेह या शिकस्त सिर्फ और सिर्फ एक बार। जहां पना हिंदुस्तान का बेहतरीन हिस्सा फतेह कर चुके हैं ताकि हुकूमत कर सके। तैमूर और चंगेज की नस्लें किसी भी एक जगह 3 या 3 से ज्यादा रमजान नहीं गुजारा करती। ऐसा ही होगा। वसीयत करता हूं कि मुझे काबुल में दफन किया जाए। ऊपर वाला आपको 100 बरस की उम्र दे और आपको 150 बरस की, लेकिन अपने वतन में। लगता है आप सभी हजरात वतन वापसी के ख्वाह हैं। हरगिज़ नहीं, हमें अपने प्यारे वतन से दूर रहने पर सख्त नदामत है, लेकिन अपने बादशाह की इताअत पर उसे कहीं ज्यादा नाज।
तो फिर आज के बाद कोई साथी या सिपाही वतन वापसी का ख्याल भी अपने जहन में न लाए। कबूल? इसे यकीन होगा कि काबुल, कधार, लाहौर, दिल्ली, गुजरात, बंगाला और मालवा के बादशाह की दुनिया इस उजाड़ों वीरान रेगिस्तान के खेमे तक ही महदूद है। खुदा की जात से ना उम्मीद ना होइए आली मर्तबत शहंशाह। उस खुदा से जिससे पहले बाप छीना और फिर बादशाह। तो दोस्तों अभी आपने सन्स ऑफ बाबर जो है उसकी एक झलक देखी। हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको जो खूबसूरत मंज़र हैं वो दिखाए जाएं और साथ साथ मंज़र का जो पस मंज़र है वो भी हम आप तक पहुंचाते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि आपको अपने रद्द अमल का यानी अपने फीडबैक का इजहार करना है। फीडबैक का इजहार करने का आसान तरीका ये है कि आप हमें ईमेल करें। ईमेल आप जानते ही हैं ddurdufeedback@gmail.com। इस पर हमें आपके तासुरात का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो जल्दी से लिखना शुरू कर दीजिए, टाइप करना शुरू कर दीजिए। हम ये कहना चाहते हैं आपसे, इंतज़ार रहेगा। मंज़र पस मंज़र आपका अपना प्रोग्राम है जिसके अंदर हम अदबी, सकाफ़ती और हिंदुस्तान की जो वसी तहज़ीब है उसकी एक झलक दिखाते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी कोशिशें पसंद आती होंगी, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तो देखते रहिए डीडी उर्दू और मंज़र पस मंज़र। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।